आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हरियाणा में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वालगत के मुताबिक काउंटिंग के लिए 32 लोकेशन पर 90 कंप्यूटिंग सेंटर बनाए गए हैं और सभी लोकेशन पर एक एक ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के परिणाम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वालगत ने जानकारी देते हुए बताया कि काउंटिंग के लिए 32 लोकेशन पर 90 क्यूटिंग सेंटर बनाए गए हैं और सभी लोकेशन पर एक एक ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू की जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वालगत ने बताया कि काउंटिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेंट्रल फोर्सेज सहित 3 टायर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। इसी के साथ साथ पूरी काउंटिंग की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। काउंटिंग हॉल्स हैं, काउंटिंग सेंटर्स हैं, 32 लोकेशंस हैं। कुछ लोकेशन में शायद 2-3 काउंटिंग सेंटर्स भी हैं। टोटल 32 लोकेशन स्टेट में 19 काउंटिंग सेंटर्स। जो काउंटिंग सेंटर्स में टेबल जो मैक्सिमम 14 है, कुछ जगह 14 से भी कम है, जैसे 12 भी है टेबल्स हैं। और इसका जो तैयारी पूरी जो ट्रेनिंग जो स्टाफ की डिप्लॉयमेंट और उसका ट्रेनिंग हो चुका है। अब ऑब्जर्वर्स 32 लोकेशन पे एक एक ऑब्जर्वर भी है हमारी। टोटल 32 ऑब्जर्वर्स पूरा स्टेट में है और ऑब्जर्वर्स के भी अभी 14 तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे और उस दिन 16 को मॉर्निंग 8 बजे काउंटिंग शुरू होगा। श्रीकांत वालगत ने बताया कि जहां जहां पर कम उम्मीदवार चुनाव में हैं, वहां पर जल्दी नतीजे आ जाएंगे। वहीं हिसार जैसी जगह पर ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां नतीजे थोड़ी देर से घोषित होंगे। पार्लियामेंट की अलग अलग टाइमिंग्स हो सकता है। जहां हमारा कैंडिडेट्स कम है, रोहतक और अम्बाला में थोड़ा जल्दी आ जाएगी और दूसरे जो पार्लियामेंट्री जहां हमारा नंबर ज़्यादा है कैंडिडेट्स की, जहां हिसार में 41 है, दूसरे में 32-31 ऐसे हैं, वहां थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि मशीन जैसे सारे कैंडिडेट्स के रिजल्ट दिखाते हैं, सभी का दिखाना पड़ता है, इसलिए जहाँ कैंडिडेट ज़्यादा है वहाँ टाइम लगेगा, जहाँ कैंडिडेट कम है हमारा टाइम। मुख्य चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनावों के परिणाम ऑनलाइन भी देख सकेंगे। मतगणना में आगे चल रही पार्टियों का रंग के हिसाब से ट्रेंड पता चलता रहेगा और उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया गया है और सबसे आगे रहने वाले 5 उम्मीदवारों का वोट प्रतिशत की जानकारी भी कंप्यूटर पर सभी को मिलती रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं 15 मई को गुड़गांव लोकसभा सीट के 8 बूथों पर दोबारा मतदान करवाया जाएगा। यह फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी वालगत ने बताया कि किसी शिकायत पर यह मतदान गुड़गांव के जिला मेवात में करवाया जाएगा। गौरतलब है कि 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि 15 मई को गुड़गांव लोकसभा सीट के 8 बूथों पर दोबारा से वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी वालगत के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी, कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये मतदान करवाया जाएगा। ये मतदान मेवात जिले के 8 बूथ हैं, मेवात जिले में है ये बूथ, वहां पर ये चुनाव करवाए जाएंगे। हरियाणा भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज ने भाजपा के पक्ष में दिखाए जा रहे सर्वे पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को सत्ता में लाने का आदेश दिया है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा। विज ने इस मौके पर कांग्रेस के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने किसी न किसी से गठबंधन से सत्ता में रहने का हवाला दिया था। अनिल विज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा सोच रही है तो यह दुनिया का 8वां अजूबा होगा। अंबाला में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट बिल्कुल सटीक है और भाजपा पूर्ण बहुमत सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। विजय ने कहा कि यह सरकार बहुत मजबूत सरकार होगी और देश का कायाकल्प कर देगी। वीरेंद्र सिंह ने कुछ रोज पहले सत्ता में गठबंधन से बने रहने की बात कही थी। इस पर विजय ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा सोच रही है तो यह 8वां अजूबा होगा, क्योंकि कांग्रेस को
लोगों ने सजा दी है और सबक सिखाने की कोशिश की है। सर्वे बिल्कुल ठीक है, लोगों की आवाज़ बिल्कुल ठीक है, आवाज़े खलक नकारे खुदा। ये तो एक आदेश जनता ने दे दिया है और 16 तारीख को बिल्कुल खुल कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत से बनेंगे, बहुत मजबूत सरकार बनेगी और ये सरकार हिंदुस्तान का कायाकल्प कर देगी। ये तो 8वां अजूबा हो जाएगा अगर कांग्रेस अब भी ऐसा सोच रही है। कांग्रेस को तो लोगों ने एक सजा दी है, एक सबक सिखाने की कोशिश की है, जो इनको जो कुछ लोगों को समझ आ गई है और बाकियों को भी समझ आ जानी चाहिए कि जनता अब कांग्रेस का नाम भी सुनना नहीं चाहती। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले ही विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने 14 मई को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, प्रदेश कांग्रेस के सदस्य और पिछले विधानसभा में पार्टी के उम्मीदवार रहे तमाम लोगों को बुलाया गया है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर जिले के पदाधिकारियों से अशोक तंवर अलग बैठक करेंगे और उनके विचार जानेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो भी रहें, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। हरियाणा कांग्रेस ने 14 मई को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, प्रदेश कांग्रेस सदस्य और पिछले विधानसभा में पार्टी के उम्मीदवार रहे तमाम लोगों को बुलाया गया है। इस बैठक की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें हर जिले के पदाधिकारियों से अशोक तंवर अलग अलग बैठक करेंगे और उनके विचार जानेंगे। हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती हुई गुटबाजी को देखते हुए पहली बार हरियाणा कांग्रेस ने अपने सभी पदाधिकारियों को लिखित में अपनी बात रखने को कहा गया है, ताकि हर पदाधिकारी अपनी बात बिना किसी दबाव के खुलकर कह सके। पार्टी के लोगों से डॉक्टर जो अशोक तंवर जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो जिला वाइज मिलेंगे। जिले में जो जिन विधानसभा के लोगों विधानसभा के चुनाव में 2009 में जो प्रत्याशी थे वो सभी होंगे उस जिले से, और अब जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो होंगे पीसीसी के और एआईसीसी के मेंबर उस जिले के होंगे, वो सब होंगे। और हर किसी को कहा गया है कि यदि पार्टी की कोई भी बात उन्हें कहनी है तो जबानी वहाँ करने की बजाय वो लिख करके ले आएँ, ताकि पार्टी उसका विचार कर सके, उस पर मंथन कर सके। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रण सिंह मान ने कहा कि लोकसभा चुनावों के बारे में जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो रिपोर्ट कुछ जिलों में अभी आना बाकी है और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसमें अभी कुछ समय लग जाएगा। राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए रण सिंह मान ने कहा कि पार्टी में टिकटों का कोटा किसी व्यक्ति विशेष का फिक्स नहीं है। टिकटों के लिए अपनी दावेदारी रखना ठीक है, लेकिन इस तरह से कोटा मांगना जायज नहीं है। बीरेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा था कि अगर प्रदेश में उनके 30 समर्थकों को टिकट नहीं मिली तो वह किसी भी रणनीति पर विचार कर सकते हैं। कह सकता हूँ कि उन्होंने किन परिस्थितियों में और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही हैं, और लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चुनाव के मामले को लेकर के पार्टी के किसी नेता का कोई कोटा तय नहीं। नेता अपनी दावा भी कर सकता है, कोई रीजनल आउटफिट की तरह से नहीं है कांग्रेस पार्टी, अपना दावा पेश भी कर सकता है पार्टी में और अपनी बात कह भी सकता है। पार्टी इतनी इजाज़त देती है, लोकतंत्र है पार्टी में, लेकिन किसी पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी हैसियत वाला हो, उसका कोटा तय नहीं है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लहर स्वीकार करने वाले कांग्रेस के नेताओं पर रण सिंह मान ने कहा कि ये उन नेताओं का निजी आकलन हो सकता है, लेकिन हमें मोदी की लहर कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन रण सिंह मान ने ये भी माना कि इस बार भाजपा के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा न होकर केवल मात्र मोदी ही मुद्दा था। नेताओं की माने तो हरियाणा में मोदी की लहर कहीं दिखाई नहीं देती। उनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा का इस बार लोकसभा चुनावों में कोई मुद्दा ना रहकर केवल एकमात्र मोदी ही मुद्दा था। बहरहाल आने वाली 16 मई को ही पता चल पाएगा कि मोदी की लहर हरियाणा में कितनी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के अरोमा होटल के पास युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने 8 आरोपियों को 8-8 साल की जेल और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 1 मई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी 8 आरोपियों को
मामले में दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद एक आरोपी NRI सुखजीत सिंह कोर्ट रूम से फरार हो गया था, लेकिन उसी रात उसने सरेंडर कर दिया था। गौरतलब है कि सेक्टर 55 निवासी हरमिंदर 13 जनवरी 2013 की रात करीब 11:30 बजे अकेले ही कॉफ़ी पीने होटल अरोमा पहुंचा था। उसने आइसक्रीम ली। बाहर निकलते समय हरसिमरनजीत सिंह से उसकी टक्कर हो गई थी। इसके चलते आइसक्रीम नीचे गिर गई और विवाद हो गया। हरसिमरन के दोस्त NRI सुखजीत सिंह, चंदन, संदीप, गौतम, आनंद, महावीर और प्रशांत कुमार ने डंडे से हरमिंदर के सिर पर वार किए। सिक्योरिटी गार्ड दिलशाद अली ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने घायल अवस्था में हरमिंदर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे बाद में मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को PWD रेस्ट हाउस घरौंडा के VIP सूट में हुई बलात्कार की घटना से अभी तक जिला प्रशासन और PWD विभाग में हड़कंप मचा था, लेकिन जल्द ही इस रेप कांड की आंच चंडीगढ़ सचिवालय तक पहुंच सकती है। जी हां, PWD विभाग के एक्सिन योगेश मेहरा के खुलासे के बाद इस रेप कांड के तार चंडीगढ़ सचिवालय से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं रेस्ट हाउस में तैनात चपड़ासी फतेह सिंह के मुताबिक भी VIP रूम खोलने के आदेश उसे फोन पर SDO जगदीश दाहिया ने दिए थे, जबकि जगदीश दाहिया को एक्सिन योगेश मेहरा ने फोन किया था। वहीं अब रूम खोलने के लिए की गई फोन कॉल की इस कड़ी में हरियाणा सचिवालय का फोन भी शामिल हो गया है। इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि रेपकांड के आरोपी पवन का चंडीगढ़ सचिवालय तक दबदबा है और CPS के PA की तरह की ओर से पवन हुड्डा के लिए VIP रूम खोलने के आदेश दिए गए थे। भिवानी पुलिस ने मंगलवार को शहर के महमगढ़ क्षेत्र में एक साइबर कैफे पर छापा मारकर 4 लड़कियों सहित 8 लोगों को हिरासत में लिया। महमगढ़ स्थित साइबर कैफे में लंबे समय से स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़के लड़कियों के गुपचुप मिलने का अड्डा बन गया था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा बार बार पुलिस को दी जाती रही थी। इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए भिवानी सिविल लाइन थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। साइबर कैफे से 4 लड़कियों और 4 लड़कों सहित साइबर कैफे के संचालक को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा की जा रही छापेमारी की कार्रवाई को देखने के लिए भारी संख्या में शहर के लोग वहां बाहर जमा हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने में पकड़े गए युवक युवतियों को अपने पहचान पत्रों सहित थाने में बुलाया है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। वोडाफोन के अंदर लड़के और लड़कियां नजायज बैठते हैं, नजायज शरारत करते हैं वहाँ, इसलिए वहाँ हमारा इंस्पेक्टर नरेश कुमार जी गए थे। उन्होंने वहाँ मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होगी, तो मैं मेरी टीम को लेकर वहाँ पूछा। पूछने के बाद में मैंने उन लड़कों को और लड़कियों को बिठाकर यहाँ इंस्पेक्टर नरेश कुमार जी को संभलवा दिया है। अब 4 लड़कियाँ और 4 लड़के हैं और जिसके लिए भी जो भी है कानून सबके लिए बराबर है। रोहतक के सुनारिया खुर्द गांव में कल रात हुए छात्र हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में गांव के ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दीपक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने 1 माह पहले एक आरोपी की बहन को SMS किया था। दीपक की रविवार रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने हत्या के बाद दीपक के पेट में ही चाकू छोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस की जाँच आगे बढ़ी थी तो गाँव के ही 3 युवकों का नाम सामने आया। पुलिस ने सुनारिया खुर्द के ही सुमित, जयदीप और अजय से गहन पूछताछ की तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। तीनों ने दीपक को इसलिए मौत की घाट उतारा क्योंकि उसने 1 माह पहले सुमित की बहन को SMS किया था। रविवार रात जब दीपक खेत से पानी देकर लौट रहा था, उसी दौरान सुमित, जयदीप और अजय भी नहाने के बाद घर आ रहे थे। रास्ते में उन तीनों की दीपक से कहासुनी हो गई और इसी दौरान विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने दीपक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दीपक के परिजनों ने शुरुआत में किसी पर हत्या का शक नहीं जताया था, लेकिन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जैसे ही जांच शुरू की तो सुनारिया खुर्द के ही 3 युवकों के नाम सामने आ गए। सर, कल हमें एक सूचना मिली थी कि दीपक सनोफ रामपाल जाट, जिसका किसी अज्ञात लड़कों ने मर्डर कर दिया। जो हम मौके पर पहुंचे, डेड बॉडी को PGI पहुंचाया और जो अज्ञात व्यक्ति थे उनके लिए हमने काफ़ी दबिश दी, जिसमें सुमित, जयदीप और अजय नाम के लड़के, जिनको आज रोहतक वेस्ट कॉलेज और रेलवे रोड के पास से हमने
उनको राउंड अप किया। वो भागने की फिराक में थे। रास्ते में क्रॉसिंग के टाइम इनकी आपस में कहासुनी हो गई। जो सुमित लड़के के पास पहले से ही चाकू था और अजय ने इसके सिर में जो है कस्सी मारी और इसलिए इसका उन्होंने मर्डर कर दिया। कैथल जिले के गांवों में अवैध रूप से चल रहे शराब के खुर्दों से लोग काफी दुखी और परेशान हैं। आए दिन किसी न किसी गांव के लोगों द्वारा अवैध शराब खुर्दों को हटाए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई जाती है, मगर प्रशासन इन ग्रामीणों की मांग को अनसुना कर देता है। इस बार कलायत के लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने भी थक हार कर प्रशासन को जगाने के लिए रोष प्रदर्शन किया। कलायत के गांव ब्राह्मणीवाला की महिलाओं का कहना है कि गांव की बस्ती के अंदर ही शराब के अवैध खुर्दे हैं, जहां सारा दिन शराबी नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाते हैं। यहां तक कि गांव की बहू बेटियों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कैथल के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह यादव को ज्ञापन देकर गांव से शराब के अवैध खुर्दे को जल्द हटवाने की मांग की। खुर्दा मेरे पड़ोस में मेरी दी बेटी बाहर नहीं रही, लेकर सकती घूमता भी तंग, पेशाब करता भी तंग। जिन देख दो हमारा काम न जाएगा, देखो हमारी हालत क्या हो रही है, नंगी कर कर पीट दे, बाहर बिठा दे। खराब बहुत कर ख्या जी, हमें दोबारा आए हैं जी। खुर्दे उठने चाहिए, हमें उठता जाएंगे नहीं, इतना नहीं मारे खुर्दे उठ दे। हमारे घर के बर्तन भी बेचने लगे हैं जी, जेवर भी बेचने लगे हैं जी। हमारे गाँव में छोटे छोटे बच्चे भी दारू पीने लगे हैं जी। सभी इसके नशे के शिकार होने लगे हैं जी। ब्राह्मणीवाला गांव से कुछ महिलाएं आई थी और उन्होंने एक दो आदमियों के बारे में बताया कि ये नाजायज रूप से शराब का काम कर रहे हैं। उन पे अभी पहले भी चेक करवाया था, रेड की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। अब दोबारा भी SHO को हमने सभी को डायरेक्शन दी है कि किसी के भी एरिया में कोई भी नाजायज खुर्दा नहीं चलना चाहिए। कैथल के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह यादव ने भी कहा कि अवैध खुर्दों को हटाए जाने की मांग को लेकर जिले के गांव ब्राह्मणीवाला की महिलाएं उनसे मिली है और उन्होंने गांव की बस्ती में चल रहे शराब के अवैध खुर्दों को हटाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने जिला के सभी थाना प्रभारियों को यह आदेश दिए हैं कि किसी भी गाँव में शराब के अवैध खुर्दे नहीं चलने दिए जाएंगे। डे एंड नाइट न्यूज के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। फरीदाबाद में सरकारी विभागों द्वारा दिए जाने वाला पानी पीने योग्य नहीं है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों से पानी के 220 सैंपल लिए। पानी के 214 सैंपल 220 में से फेल पाए गए। इससे पानी आपूर्ति करने वाले विभाग, नगर निगम, हुड्डा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जब ये जल ही मनुष्य के लिए पीने योग्य ना हो तो फिर जीवन के साथ खिलवाड़ होना आवश्यक है। पानी में क्लोरीन की भारी कमी के चलते फरीदाबाद में लोगों को उल्टी, दस्त और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां पैर पसार रही हैं। दरअसल गर्मी के मौसम में पानी की कमी के चलते सरकारी विभाग की ओर से पानी उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन इस बार विभाग की ओर से जो पानी लोगों को उपलब्ध करवाया गया है वो पीने योग्य नहीं है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों से पानी के 220 सैंपल लिए, जिनमें से 214 सैंपल फेल पाए गए। इससे पानी आपूर्ति करने वाले नगर निगम और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। फरीदाबाद में जितने भी सारे सार्वजनिक स्थल हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, मॉल्स हैं, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, सभी जगह स्कूल हैं, सभी जगह पे हमारा अभियान पूरी गर्मियों चलता है। अभी तक जो सैंपल लिए हैं तो उनमें के अधिकांश फेल हुए हैं। अधिकांश सैंपल में पिछले जो हमने 1 महीने में जो सैंपल लिए हैं उसमें से अधिकांश सैंपल फेल पाए गए हैं। वही टीम ने जब सिविल अस्पताल में नगर निगम में पानी के वाटर कूलर में पानी की जांच की तो वहां भी पानी के सैंपल फेल पाए गए। पानी का सैंपल लेने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे हितेश शर्मा की माने तो उनकी टीम ने पूरे फरीदाबाद में सार्वजनिक स्थानों पर पानी के सैंपल लिए, जो अधिकांश मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। पानी में क्लोरीन न होने के कारण इनके इस्तेमाल से हैजा, उल्टी, दस्त और पेट से संबंधित दूसरे रोग हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से नलों से आपूर्तित पानी को उबाल कर पीने की सलाह दी। सैंपल फेल हुए हैं। दरअसल क्या है, पानी के इन सैंपल में जो हमने जांच की उसमें पाया कि पानी क्लोरीन युक्त नहीं है। पानी का क्लोरीन युक्त होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जल जनित जो बीमारियां होती हैं जिनको हम वाटर बोर्न डिजीज़ बोलते हैं वो नहीं हो पाएँ, जिसमें हैजा, एचएस, दस्त, उल्टी, ये सारी बीमारियां आती हैं। इसीलिए पानी को गर्मियों में हो सके घर में उबाल के ठंडा करके फिर पिएं या फिर क्लोरीन
पानी के मटकों में क्लोरीन डालें और जहाँ से वाटर सप्लाई से पानी आता है वहाँ पे क्लोरीन युक्त पानी होना चाहिए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में संबंधित विभाग को अवगत करा दिया और पानी में क्लोरीन मात्रा बढ़ाने को कह दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। राज्य में कितने ही शहर ऐसे हैं जहां पानी में क्लोरीन की मात्रा कम है, जिससे वहां के लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तो भला हो स्वास्थ्य विभाग की टीम का, जिन्होंने समय रहते जांच की और गंभीर परिणाम होने से पहले ही नगर निगम विभाग को सचेत कर दिया। फरीदाबाद से रुपेश बंसल, डे नाइट न्यूज। हरियाणा समाचारों में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।